कोई भी इक्विपमेंट खराब होने से पहले हमें एक वार्निंग देता है। उसका वाइब्रेशन का डाटा हमें बताता है कि कोई प्रॉब्लम आने वाली है। उस वाइब्रेशन के डाटे को समझना बहुत ज़रूरी है। आज के इस वीडियो के बाद आप उस डाटे को समझ पाएंगे और अंडरस्टैंड कर पाएंगे उसमें क्या प्रॉब्लम चल रही है या क्या प्रॉब्लम आने वाली है। आज मैं आपको वाइब्रेशन एनालिसिस के 4 मेन कोर कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। ये है एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, एफएफटी और क्रेस्ट फैक्टर। इसमें एफएफटी बहुत ज़रूरी है। एम्पलीट्यूड है कितनी वाइब्रेशन है, इसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। अब इसको हम एक झूले की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक झूला पॉइंट ए से शुरू होकर पॉइंट बी तक जाता है और फिर पॉइंट सी से रिटर्न आ जाता है। ऐसे ये ए बी सी मूव होता है। एक झूला पॉइंट ए से शुरू होकर सी तक गया, टोटल ट्रेवल डिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। दूसरा, इस झूले ने ए से सी तक जाने के लिए उसकी जो स्पीड थी उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी। जब ए से ये सी तक गया तो उसकी स्पीड में भी चेंज आया हो, उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। अब एक ही झूला, उसके 3 यूनिट, इसको हम मशीन पे कैसे अप्लाई करेंगे? स्लो स्पीड और लार्ज मशीनरी को एनालिसिस करते हैं तब हम डिस्प्लेसमेंट का यूज करते हैं, क्योंकि वहां पे हमें शाफ्ट का एक्चुअल मूवमेंट मैटर करता है। वहां पे हम डिस्प्लेसमेंट को यूज करते हैं। दूसरा है वेलोसिटी, उसकी स्पीड में कितना चेंज आया। जब ये ए से लेके झूला सी तक जा रहा था तो जब ए और सी में उसकी वेलोसिटी सबसे कम रहेगी, क्योंकि ए से चला, स्टार्ट हुआ, यहाँ से 0 वेलोसिटी है। यहाँ से जब ये स्टार्ट हुआ तो जो बीच में आएगा, जब बी पॉइंट पे आएगा, इसकी स्पीड मैक्सिमम होगी, वेलोसिटी मैक्सिमम। फिर जब ये सी पे जाएगा, वहाँ से उसको रिटर्न भी आना है, डायरेक्शन चेंज करके रिटर्न आना है, तो फिर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। फिर वो 0 से फिर शुरू होकर के डी पे मैक्सिमम और ए पे फिर 0 होगा। इस स्पीड को एनर्जी कहते हैं, मशीन की वाइब्रेशन एनर्जी। आईएसओ आरएमएस वेलोसिटी में मेजर करता है। आईएसओ के जो 2 स्टैंडर्ड हैं, 10816, आईएसओ 20816, दोनों स्टैंडर्ड में ही वेलोसिटी आरएमएस को स्टैंडर्डाइज किया हुआ है, क्योंकि वेलोसिटी आरएमएस में क्या है, ये सिग्नल की एनर्जी है, जो टोटल मशीन की एनर्जी है। ये एक सडन इम्पैक्ट नहीं है, उसका जो कंटिन्यूस रिएक्शन आ रहा है मशीन का, उसको ये समझाती है। इसकी जो यूनिट होती है ये mm/सेकंड होती है। तीसरा है एक्सेलरेशन। ए से शुरू हुआ झूला बी में गया और सी में गया, अब इसके बीच उसमें स्पीड में भी चेंज आया होगा। क्यों? क्योंकि जब शुरू हुआ तो उसका एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, उसने स्टार्ट करना शुरू किया, चेंज इन वेलोसिटी, तो ये मैक्सिमम होगा। फिर जब बी पे जाएगा, वेलोसिटी वहाँ पे कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि वो मैक्सिमम अचीव कर चुकी होगी, तो यहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन मिनिमम रहेगा। फिर जब वो सी पे जाएगा, यहाँ से फिर उसका एक्सेलरेशन, चेंज इन स्पीड, वो मैक्सिमम होगा। एक्सेलरेशन से हम बैरिंग डिफेक्ट या हाई फ्रिक्वेंसी जो फॉल्ट होते हैं उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे बैरिंग डिफेक्ट जो होते हैं जनरली 1000 हर्ट्ज से लेके 10,000 हर्ट्ज के बीच में शो होते हैं स्पेक्ट्रम में, तो उसके लिए हमें एक्सेलरेशन का ही यूज़ करना पड़ता है। इसका हम जो यूनिट होता है mm/s² होता है। इसको हम जी में भी मेजर कर सकते हैं। जी इज इक्वल टू ग्रेविटी। 5 जी है तो उसका मतलब हुआ ग्रेविटी का 5 गुना का झटका। उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट, जो लार्ज मूविंग इक्विपमेंट और जो स्लो स्पीड इक्विपमेंट के लिए। दूसरा, वेलोसिटी हुआ आपकी जो जनरली मशीनरी के लिए और आईएसओ स्टैंडर्ड को कोट करने के लिए हम वेलोसिटी आरएमएस का यूज़ करते हैं। एक्सेलरेशन हुआ आपके हाई फ्रीक्वेंसी फॉल्ट और बैरिंग को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसके लिए हम एक्सेलरेशन का यूज़ करते हैं। ये स्क्रीनशॉट साइड पे बहुत काम आने वाला है। अब अगला कॉन्सेप्ट है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हुआ आपने 1 सेकंड में कितने साइकिल कंप्लीट किए, उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ए बी सी में मूव होने के लिए 1 सेकंड में ये झूला 50 बार ऐसे मूव हुआ। अगर ये 1 सेकंड में 50 बार ऐसे मूव होता है, इसका मतलब हुआ कि ये 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे रन हो रहा है। फ्रीक्वेंसी हमें कैसे मदद करती है? एक ही मशीन में 2 कंपोनेंट होते हैं, वो अलग अलग स्पीड पे रोटेट हो रहे होते हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे रोटेट हो रहे होते हैं। इसीलिए उसका पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को हम हिट करने जाएंगे तो हमें पता चल जाता है कि उसकी शाफ्ट में प्रॉब्लम है, उसके पुली में प्रॉब्लम है, या उसके गियर में प्रॉब्लम है, या उसके इम्पेलर में प्रॉब्लम है। इसीलिए फ्रीक्वेंसी ज़रूरी हो जाती है। रियल वर्ल्ड में हम हर्ट्ज की जगह सीपीएम का यूज़ करते हैं। सीपीएम हुआ साइकिल पर मिनट। मान लीजिए कोई इक्विपमेंट 3000 आरपीएम पे चल रहा है, तो उसका हम सिंपल कन्वर्जन कर देंगे कि उसका जो फ्रीक्वेंसी है 3000 सीपीएम हो गया। अब कोई बोला ये 3000 ईजी है, इसीलिए हमें अंडरस्टैंड करना ईजी है। मान लीजिए कोई स्टील प्लांट में कोई पंप चल रहा है, उसका जो आरपीएम है 2795 है, तो कन्वर्ट करने जाएंगे हर्ट्ज में, वो कॉम्प्लिकेटेड टर्म हो जाएगा।
इसको हम CPM में कन्वर्ट करेंगे तो उसका जो डाटा हमें बताएगा कि वो 2975 CPM में ही वाइब्रेशन आ रहा है। तो हम आइडिया लगा लेंगे कि मोटर का RPM जितना है उतने ही RPM पे हमारा इक्विपमेंट में वाइब्रेशन आ रहा है। दोनों का 1x का प्रॉब्लम है, हो सकता है कि उसमें अनबैलेंस हो। इस तरह से CPM हमें बहुत ईजिली कन्वर्जन करके दे देता है। ऐसे भी हर्ट्स टू CPM में कन्वर्ट करने के लिए हर्ट्स को हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो CPM में कन्वर्ट हो जाता है। अब आपने समझ लिया एम्पलीट्यूड कि कितनी वाइब्रेशन बढ़ी, फिर आपने समझा फ्रीक्वेंसी कि कहाँ से वाइब्रेशन बढ़ी। लेकिन इन दोनों को एक साथ देखने के लिए हमें एक टूल की जरूरत है। वो टूल होता है FFT, फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म। ये फॉर्मूला हमें जोसेफ फोरियर ने 1807 में दिया। कोई भी कॉम्प्लेक्स साइन वेव अपने सम के रूप में एक्सप्रेस की जा सकती है। ये उसी फॉर्मूले का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। अब आप इस वेव फॉर्म को देखिए, ये कितनी कॉम्प्लेक्स मिली जुली है। इसमें इम्बैलेंस भी है, इसमें मिसअलाइनमेंट भी है, इसमें गियर मेश फ्रीक्वेंसी भी है, इसमें रेजोनेंस भी है। अब हमें इसको अलग अलग डिफाइन करने के लिए FFT टूल का इस्तेमाल करेंगे। एक रूम में 50 लोग बात कर रहे हैं, 50 लोगों का जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो आपस में हो रहा है, लेकिन हमको पर्टिकुलर किसी आदमी की बात सुनी हो वो हमें नहीं सुनाई देगी। उसके लिए हमें एक ऐसे रेडियो ट्यूनर की जरूरत होगी जो एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी को ही कैच करे, बाकी सबको फिल्टर आउट कर दे। यही FFT करता है, ऑटोमेटिकली, इंस्टेंटली, और सारी फ्रीक्वेंसी को एक साथ। वो ये कॉम्प्लेक्स वेव फॉर्म को अलग अलग फ्रीक्वेंसी में तोड़ देता है। हाँ लीजिए 50 हर्ट्ज कोई फ्रीक्वेंसी आ रही है तो 50 हर्ट्ज में कितना एम्पलीट्यूड आ रहा है वो अलग डिफाइन कर देगा। 100 हर्ट्ज में कितना एम्पलीट्यूड आ रहा है उसको वो अलग डिफाइन कर देगा। 200 हर्ट्ज में कितना एम्पलीट्यूड आ रहा है वो उसको अलग डिफाइन कर देगा। अब हम इस रेडियो ट्यूनर से अलग अलग आदमी की पर्टिकुलर आवाज को सुन पा रहे हैं। वैसे ही हम FFT के साथ अलग अलग फ्रीक्वेंसी की अलग अलग वाइब्रेशन को देख पा रहे हैं। मान लीजिए एक फैन 1000 RPM पे चल रहा है तो इसका जो पहला पीक आएगा वो 1000 CPM पे आएगा। तो उसका एक्चुअल स्पीड है। फैन के अंदर 4 ब्लेड है, वो जब 4 ब्लेड एक रोटेशन में 4 ब्लेड पास होंगे तो 4000 CPM में भी दूसरा पीक आएगा जो हमें बताएगा कि ये ब्लेड पास हो रहा है। उसको हम बोलते हैं ब्लेड पास फ्रीक्वेंसी। इसी शाफ्ट में 12 गियर जो मैश हो रहे हैं, हर बार जब वो गियर पास होगा उससे भी एक अलग फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी, तो ये 12000 CPM पे जनरेट होगा। उसको हम बोलते हैं गियर मैश फ्रीक्वेंसी। अभी यहाँ पे हमें 1000 CPM, 4000 CPM और 12000 CPM 3 फ्रीक्वेंसी पता चली। देखा आपने, बिना इक्विपमेंट खोले हमने सिर्फ वाइब्रेशन डाटा से बता दिया। तो उसके अंदर 3 कंपोनेंट हैं, उन तीनों कंपोनेंट का अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेशन जनरेट हो रहा है। फॉर एग्जांपल किसी ब्लेड में कोई प्रॉब्लम होगा, ना 1000 CPM में वाइब्रेशन में चेंज आएगा, ना 12000 CPM वाइब्रेशन में प्रॉब्लम आएगा। प्रॉब्लम हमें दिखाएगा 4000 CPM में। हमें आइडिया हो जाएगा कि इसका जो कंपोनेंट का प्रॉब्लम है वो फैन के ब्लेड का प्रॉब्लम है। यही प्रॉब्लम अगर 12000 CPM में आएगा तो हमें पता चलेगा गियर मैश में प्रॉब्लम आ रहा है। सिर्फ उसी प्रॉब्लम को एड्रेस करने जाते हैं जो उसमें वाइब्रेशन डाटा हमें बताता है। ये हमें रूट कॉज फाइंड आउट करने में बहुत हेल्प करता है। देखा आपने FFT का जादू। इस तरह से हम इक्विपमेंट को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये FFT का टर्म वाइब्रेशन एनालिसिस के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप वाइब्रेशन एनालिसिस के FFT के टर्म को समझ गए हैं तो आप 80% मैकेनिकल इंजीनियर से आगे हो चुके हैं, क्योंकि यही जो टर्म है आपको वाइब्रेशन एनालिसिस का कोर बताती है। फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड ये है कहाँ से और कितना, लेकिन वो उन दोनों को एक साथ देखने के लिए हमें FFT की ज़रूरत पड़ती है। अब हमारा वाइब्रेशन एनालाइजर मशीन से वाइब्रेशन डाटा को कैप्चर करता है तो ये विद रिस्पेक्ट टाइम करता है। इसको हम बोलते हैं टाइम डोमेन। उस टाइम डोमेन के साथ उसका कितना एम्पलीट्यूड आ रहा है। टाइम डोमेन हमें बताता है कि कब कुछ हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल 0.2 सेकेंड में अगर कोई वाइब्रेशन का पीक आ रहा है, ये हमें बताता है कि कोई पीरियडिक वाइब्रेशन कंटिन्यूअस हो रही है। दूसरा है फ्रीक्वेंसी डोमेन। ये हमें बताता है कि कहाँ से प्रॉब्लम आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल कोई वाइब्रेशन 2x पे आ रही है तो इसका ये मतलब हो सकता है कि उसमें मिसअलाइनमेंट हो सकती है या बेरिंग सेंटरिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। टाइम डोमेन ने हमें अलर्ट किया, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी डोमेन है उसने आइडेंटिफाई किया कि प्रॉब्लम कहाँ से है। इसलिए टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन दोनों ही बहुत जरूरी, दोनों को आपको एक साथ देखना चाहिए। मैं भी यही करता हूँ। स्ट्रेस फैक्टर बेरिंग फेलियर का अर्ली वार्निंग सिस्टम है। हमें बताता है कि बेरिंग का क्या कंडीशन है, किस तरह से वो कब डैमेज होने वाला है। जनरली क्रैश फैक्टर 2.5 to 3.5 के बीच में रहता है। क्रैश फैक्टर रेशियो है
पीक और आरएमएस का, आप इसको एक टॉक्सिक रिलेशनशिप भी कह सकते हैं। आपका पीक बढ़ता है, उसके साथ क्रेस्ट फैक्टर बढ़ता है, फिर क्रेस्ट फैक्टर डाउन हो जाता है और आरएमएस बढ़ जाता है। जब वो डैमेज हो जाता है, क्रेस्ट फैक्टर डाउन हो जाता है और आरएमएस बढ़ जाता है, क्योंकि जो पीक और आरएमएस का रेशियो है वही क्रेस्ट फैक्टर है। अगर पीक बढ़ रहा है तो क्रेस्ट फैक्टर बढ़ेगा, लेकिन जब आरएमएस भी बढ़ जाएगा तो क्रेस्ट फैक्टर डाउन होगा। बेयरिंग फेलियर के 4 स्टेज होते हैं। पहला, वो वहाँ पे बॉल उस आउटर रेस्ट या इनर रेस्ट केज से जब गुजरती है तो वहाँ पे एक छोटा सा स्पाइक जनरेट होता है, वो पीक वाइब्रेशन को बढ़ा देता है, लेकिन मशीन की टोटल एनर्जी आरएमएस वो वैसी की वैसी रहती है, क्योंकि ये एक इम्पैक्ट वाइब्रेशन है, ना कि उसका टोटल एनर्जी है। ये होता है बेयरिंग फेलियर का अर्ली स्टेज, जहाँ पे आपका पीक बढ़ा है और थोड़ा सा क्रेस्ट फैक्टर बढ़ा है, लेकिन आपका आरएमएस स्टेबल है। प्रोग्रेसिव स्टेज में आपका पीक भी बढ़ता है और क्रेस्ट फैक्टर भी बढ़ता है। दोनों का जो वो बॉल पास हो रही है डैमेज पार्ट से, वो कंटिन्यू रोटेट होती रहती है, जिससे कि आपका पीक कंटिन्यूस बढ़ते जाता है। उसके साथ साथ आपका जो क्रेस्ट फैक्टर है वो भी बढ़ते जाता है, जहाँ तक आरएमएस स्टेबल रहता है। एडवांस स्टेज डैमेज में आपका जो पीक कंटिन्यूस बढ़ते हुए एक जगह पे जाके स्टेबलाइज हो जाता है। आपका आरएमएस, मशीन की टोटल एनर्जी बढ़नी शुरू हो जाती है और क्रेस्ट फैक्टर डाउन आ जाता है। यहाँ पे आपका पीक भी बढ़ा हुआ है और आरएमएस भी बढ़ा हुआ है, लेकिन क्रेस्ट फैक्टर डाउन है। यही वो पॉइंट है जहाँ पे बहुत सारे लोग गलती करते हैं। उनको क्या लगता है कि क्रेस्ट फैक्टर तो ठीक है, मेरा बेयरिंग ठीक है, लेकिन उन्होंने उसकी हिस्ट्री को नहीं समझा। आपको पीक और आरएमएस और क्रेस्ट फैक्टर तीनों को एक साथ देख के चलना है। जब पीक बढ़ रहा था तब आरएमएस नहीं बढ़ा था, तब क्रेस्ट फैक्टर बढ़ रहा था। जब आरएमएस भी बढ़ा तो क्रेस्ट फैक्टर डाउन हो गया। यही सबसे डेंजरस सिचुएशन है, जहाँ पे आदमी को लगता है कि मेरा इक्विपमेंट तो ठीक है, बट उसका बेयरिंग फेल होने वाला होता है। चौथा और आखिरी, एंड ऑफ द बेयरिंग, यहाँ पे आके बेयरिंग अपना दम तोड़ देता है, क्योंकि हमने उसकी बात को नहीं सुना। जब डाटा बोलता है तब इंजीनियर सुनता है। आपको भी बेयरिंग की उस आवाज़ को सुनना है और इक्विपमेंट को सेव करना है। आपका एक बेयरिंग आपकी मशीनरी का बहुत बड़ा शटडाउन रोक सकता है, जो आपका लाखों करोड़ों के नुकसान को सेव कर सकता है। एक क्विक रिकैप, हमने जो समझा है, सबसे पहले हमने समझा एम्पलीट्यूड को, हमने एक झूले की मदद ली जिसने हमें समझाया डिस्प्लेसमेंट माइक्रोन में, वेलोसिटी mm/s में और एक्सेलरेशन mm/s में कैसे मेजर करते हैं। उसने हमें पीक टू पीक, आरएमएस ये भी समझाया। फ्रीक्वेंसी वाले पार्ट में हमने समझा कि हम वाइब्रेशन कहाँ से आ रही है, इस चीज़ को कैसे आइडेंटिफाई करें। सीपीएम और हर्ट्ज के डिफरेंस को भी हमने समझा। प्रैक्टिकल लाइफ में सीपीएम हमें कैसे यूजफुल है वो भी हमने समझा। उसके बाद हमने एफएफटी की चर्चा की। एफएफटी ने हमें एक ही मशीन में अलग अलग कंपोनेंट को एक साथ कैसे देखेंगे उसके बारे में समझाया। हमने एक हॉल में लोगों की एग्जाम्पल को समझा, कैसे कैसे अलग अलग आवाज़ों को एक साथ से सुना जाए, उनकी ट्यूनिंग को कैसे एडजस्ट किया जाए। हमने टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन दोनों का डिफरेंस और दोनों को एक साथ कैसे देखना ये भी समझा। टाइम डोमेन प्रॉब्लम आने वाली है इस चीज़ को अलर्ट करता है, और फ्रीक्वेंसी डोमेन कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है उसी को आइडेंटिफाई करता है। ये दोनों एक साथ कैसे देखना है ये भी मैंने आपको बताया। उसके बाद हमने क्रेस्ट फैक्टर की, बेयरिंग की 4 स्टेज फेलियर की हमने चर्चा की। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। और आप वाइब्रेशन एनालिसिस या मशीन के रिलेटेड, मैकेनिकल मेंटेनेंस के रिलेटेड जो भी आप वीडियो चाहते हैं वो हमें कमेंट करके बताएं। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तो ऐसे ही टेक्निकल मैकेनिकल मेंटेनेंस के रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला जो वीडियो आने वाला है वो आपको मिसअलाइनमेंट और बेंड शाफ्ट के बारे में जानकारी देगा। थैंक यू फॉर योर काइंड लव एंड सपोर्ट। दिस इज योर होस्ट गुरतेज सिंह, साइनिंग ऑफ।